नमस्कार, वीडियो की इस अंक में देखते हैं करंट अफेयर्स। और यह करंट अफेयर्स जो होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम आरओआर 2023 यानी यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 और आरओआर पीटी एग्जाम 2023 साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही यह यूपीपीएससी की एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसपीएससी यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वह है एबल पुरस्कार 2024 घोषित। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो एबल पुरस्कार 2024 घोषित कर दिया गया है। इसमें देखें तो गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पूछा जा सकता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार है। गणित का नोबल माने जाने वाला पुरस्कार यह है, यानी एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साथ ही इसको गणित का नोबल पुरस्कार भी माना जाता है। घोषित कब किया गया? मार्च 2024 में। इसके बाद यानी 24 के लिए जो एबल पुरस्कार 2024 घोषित किया गया, इसको देखते हैं दिया किसको गया। यह है फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रैंड को, यानी एबल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो मिशेल टैलाग्रैंड जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। देने वाली संस्था का नाम देखिए, दी नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है इसके बारे में देखें तो गणितीय भौतिकी यानी गणितीय भौतिकी एवं सांख्यिकी, गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ समव्याप्तता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है एबल पुरस्कार। स्थापना वर्ष 2002 में प्रसिद्ध गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल, यानी इसके नाम में ही एबेल है, यानी जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। यानी इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश देता है? तो नॉर्वे देता है। नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में स्थापना 2002 में किया गया। आगे इसमें देखें तो भारतीयों में देखें तो श्रीनिवास एस.आर. वर्धन वर्ष 2007 में इस पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। यानी भारतीयों में एकमात्र भारतीय जो हैं वह श्रीनिवास एस.आर. वर्धन है, जिनको 2007 में एबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यह एकमात्र भारतीय हैं इस पुरस्कार को पाने वाले अब तक देखा जाए 2024 तक। तो वर्ष 2023 की विजेता देखें तो यह हैं अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ थे लुइस ए कैफरेली। यानी वर्ष 2023 के विजेता हैं अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ थे लुइस एल कैफरेली। और 2022 को भी इसी साथ देख लें तो 2022 का जो एबल पुरस्कार दिया गया था वह यूएसए मैथमेटिशियन जो थे, यानी अमेरिका के जो गणितज्ञ थे डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया 2022 में। 2023 का लुइस एल कैफरेली का और लेटेस्ट जो 2024 के लिए जो दिया गया उसको हमने भी देखा कि फ्रांसीसी गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। आगामी सभी प्रतियोगी दृष्टिकोण से पूछा जाता है कि एबल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया। तो ध्यान देना है कि ये गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, गणित का नोबल माने जाने वाला पुरस्कार है। और यह दिया किसको गया? मिशेल टैलाग्रैंड को, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ। कौन सी संस्था देती है इसको ध्यान देना, नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। किस गणितज्ञ की याद में दिया जाता है? नील्स हेनरिक एबल की स्मृति में। और क्यों दिया जाता है तो ये ध्यान देना है, गणितीय भौतिकी यानी गणितीय भौतिकी और साथ में सांख्यिकी में उत्कृष्ट योगदान के अनुप्रयोग, उत्कृष्ट योगदानों के साथ साथ समव्याप्तता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण के अभूतपूर्व योगदान के लिए, यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स, ये तीन क्षेत्र इसमें, इन दो क्षेत्रों को देखें, गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी का क्षेत्र इसमें। अगली महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह आपका करंट अफेयर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करता, यानी किसने किया? यानी इस समझौता द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता कौन किया? तो इसमें देखेंगे तो समझौता करने वाले जो हैं वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच जो है द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने समझौता किया गया। समझौता करने वाले जो हस्ताक्षर करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडोनेशिया है। कब किया गया? 7 मार्च 2024 को। किस लिए किया गया इसको देखते हैं। तो किस लिए किया गया? यह है सीमा पारी लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया यानी इंडियन रुपीज, INR मतलब इंडियन, और रुपीज, और इंडोनेशिया रुपया, इंडोनेशिया में जो मुद्रा है उसका नाम रुपया है, और जबकि भारत में रुपया है। तो ID इंडोनेशिया, R रुपया के उपयोग को बढ़ावा देना। उद्देश्य देखते हैं, इसका टारगेट क्या लगाया गया है? दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में सीमा पारी लेन देन के क्षेत्र में सहयोग हेतु रूपरेखा स्थापित करना। इसके अंतर्गत शामिल क्या है? ध्यान देना है। इसके अंतर्गत शामिल है सभी चालू खाता लेन देन अनुप्रयोग
यानी सभी चालू खाता लेन देन, अनुमेय पूंजी खाता लेन देन और दोनों देशों द्वारा सहमति अनुसार कोई भी आर्थिक और वित्तीय लेन देन। यह रूपरेखा निर्यातकों को, आयातकों को यानी एक्सपोर्ट करने वाले, इंपोर्ट करने वालों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में बीजक बनाने और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा, जो परिणाम स्वरूप INR यानी इंडियन रुपीज, IDR यानी इंडोनेशियन रुपया विदेशी मुद्रा व्यापार के विकास को सक्षम करेगा। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग लेन देन के लिए लागत और निपटान समय को अनुकूलित करेगा। यानी इसमें पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये बनता है कि द्विपक्षीय लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ावा देने हेतु किनकी भी समझौता किया गया, तो वह है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में किया गया। और स्थानीय मुद्राओं को ध्यान रखना है, इंडिया तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया की रुपया है, तो यह महत्वपूर्ण खबर है। आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां यानी 97th सदस्य देश बना। कौन बना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 97वां सदस्य देश बना है वह पनामा है। पनामा जो है 97वां सदस्य देश बना है, ध्यान कैसे में देना है। और ये 7 फरवरी 2024 को जानकारी दी। जानकारी कौन दी कि पनामा जो है 97वां सदस्य देश बना है, इसकी जानकारी 7 फरवरी 2024 को किसने दी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। और इसमें देखें तो भारत में पनामा के राजदूत यानी भारत में पनामा के राजदूत यासिल बोरिलो ने संयुक्त सचिव आर्थिक कूटनीति अभिषेक सिंह को नई दिल्ली में बैठक के दौरान दस्तावेज सौंपा। किसका दस्तावेज सौंपा, पनामा जो है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है, इसका दस्तावेज सौंपा। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। COP21 जो पेरिस में हुआ था, COP21 का आयोजन किया गया था। अभी देखा जाए तो COP28 चल रहा है। COP28 का आयोजन जो UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया COP28, और 21 जो हुआ था 2015 में जो हुआ था वह आपका पेरिस में समझौता। इसी पेरिस समझौता के अंतर्गत ही भारत और फ्रांस जो इसके संस्थापक देश के बीच में समझौता हुआ, तो ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। मुख्यालय इसका देखें तो मुख्यालय इसका गुरुग्राम भारत में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में महत्वपूर्ण मुख्यालय जो है वो भारत में है। भारत के गुरुग्राम जो कि हरियाणा में स्थित है। वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ ISA यानी प्रेजेंट टाइम में जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, वो RK सिंह हैं। तो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी ISA के बारे में। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो यह है इरासमस पुरस्कार 2024 के बारे में देखते हैं। इरासमस प्राइज 2024 प्राप्तकर्ता देखें यानी किसको दिया गया, कौन पाने वाले हैं, तो भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जो है इरासमस पुरस्कार 2024 दिया गया 7 मार्च 2024 को। देने वाली संस्था का नाम देखें तो नीदरलैंड की प्रीमियम इरासमियानम फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। और किस लिए दिया गया, तो अकल्पनीय की कल्पना, इमेजिंग द अनथिंकेबल यानी अकल्पनीय की कल्पना करने के विषय पर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि देखें तो 1.5 लाख यूरो की पुरस्कार राशि दी गई। इरासमस पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो भारतीय लेखक अमिताभ घोष हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं, तो यह खसरा और रूबेला चैंपियन 2024 के बारे में देखते हैं। यानी खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो भारत को प्रदान किया गया। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 भारत को प्रदान किया गया। कब, 6 मार्च 2024 को। और इसमें कुछ जानकारी को विस्तार से देखते हैं, तो यह है अमेरिका की वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC मीन्स वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में रेड क्रॉस मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया किसको, भारत को। इन रोगों यानी रूबेला और खसरा, इन रोगों मीन्स रूबेला और खसरा की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत को यह पुरस्कार दिया गया। वाशिंगटन DC यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में राजदूत यानी भारत के राजदूत और मिशन की उप प्रमुख श्री प्रिया रंगनाथन ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त किया। आगे देखें तो यह भारत ने वर्ष 2017 से 2021 के दौरान खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अपनाया था। खसरा और रूबेला यानी रूबेला मीन्स MR टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां VPD हैं। VPD मीन्स हो गया टीकाकरण से रोकी जाने वाली बीमारियों को VPD कहते हैं। रूबेला MR है खसरा, यानी टीकाकरण से रोकी जाने वाली बीमारियां हैं। MR वैक्सीन यानी जो रूबेला के लिए है, MR वैक्सीन वर्ष 2017 से देश
के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। भारत सरकार देश से खसरा रूबेला को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है। और इसके बारे में यानी रोगों के बारे में देखें, सबसे पहले खसरा के बारे में देखते हैं। यह अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनक यानी बैक्टीरिया से नहीं बल्कि वायरस, इंपॉर्टेंट ये पूछा सकता है खसरा किस का रोग का कारण क्या है, तो विषाणु है। यह अत्यधिक संक्रामक का मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है, संक्रामक विषाणु जनित रोग है। और वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण है। कौन? खसरा, जो कि एक संक्रामक रोग है, साथ ही विषाणु जनित रोग है और ज़्यादातर जो है बच्चों की मृत्यु का कारण है। इसके बाद रूबेला के बारे में देखते हैं। यह भी एक वायरस जनित रोग है, यानी इसका भी कारण जो है एक वायरस या विषाणु है। इसे जर्मन मिजल्स कहते हैं, यानी ये जो खसरा था मिजल्स था, लेकिन जो रूबेला है इसको जर्मन मिजल्स भी कहते हैं। यह आमतौर पर हल्का वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों और वयस्कों में होता है। यानी पहला देखें खसरा तो ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, मृत्यु के कारण भी है, लेकिन रूबेला अक्सर बच्चों और वयस्कों में पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं में रूबेला संक्रमण मृत्यु या जन्मजात दोषों का कारण बन सकता है, जिसे जन्मजात रूबेला सिंड्रोम कहा जाता है, यानी CRS कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के बारे में देखते हैं। आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी पूछा जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुरस्कार क्या है, तो प्रित्जर है। आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है इसी को, यानी पूछा जाता है आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुरस्कार क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, प्रित्जर है। और आर्किटेक्चर का नोबल कौन सा पुरस्कार है, तो यही है प्रित्जर कर है। 5 मार्च 2024 को जापान के रिकेन यामामोटो को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यानी प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो ये जापान के जो हैं रिकेन यामामोटो को दिया गया। स्थापना शिकागो के प्रित्जर परिवार, यानी अमेरिका में जो शिकागो है वहाँ के प्रित्जर परिवार द्वारा वर्ष 1979 में उनके हयात फाउंडेशन द्वारा किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी प्रतिवर्ष दिया जाता है। साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो जो आर्किटेक्चर होना चाहिए वो जीवित होना चाहिए। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार राशि कितना है, $1,00,000 है। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 में पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? बालकृष्ण दोषी। यानी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने देखा एबल पुरस्कार के बारे में डिटेल से। एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और वो गणित का नोबल पुरस्कार, उसी प्रकार से जो है आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा पुरस्कार देखें तो प्रित्जर है और आर्किटेक्ट्स का नोबल पुरस्कार है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। एबल को भी हमने कवर किया, साथ में प्रित्जर का भी कवर किया। तो उसमें भी एकमात्र भारतीय पाने वाले थे एबल पुरस्कार में, यहाँ पर भी एकमात्र भारतीय इस पुरस्कार को पाने वालों में। अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, यह है वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। इसको देखते हैं, प्रस्तुत किया गया मार्च 2024 में। रिपोर्ट का शीर्षक बैलेट्स में लोकतंत्र की जीत और हार, भारत की स्थिति के बारे में देखें तो भारत वर्ष 2023 में शीर्ष 10 स्टैंड अलोन निरंकुश लोगों में शामिल है। वी-डेम का पूर्ण रूप देखें, यानी इसका पूर्ण रूप क्या, वी-डेम इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वी-डेम एंड विविधता जो है डेमोक्रेसी की, उसके बारे में है। स्थापना 2014 में की गई थी। स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक स्टाफन लिंडबर्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वी-डेम इंस्टीट्यूट विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगली महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर को कवर करते हैं, तो यह है यानी करंट अफेयर, इसमें जो आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के बारे में देखते हैं, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट जारी की गई 20 मार्च 2024 को जारी की गई। 20 मार्च को जो विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, इसी अवसर पर यूएनओ द्वारा जारी की गई। कौन संस्था जारी करती है, तो संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा गैलप एवं ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के सहयोग से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। और 20 मार्च को जो विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान देना है। यह जो संस्करण है 12वां संस्करण है, यानी वर्ष 2012 से इसकी शुरुआत की गई है और यह 2024 के लिए जारी किया। ध्यान देना कि 12वां संस्करण है। कुल देश 2024 में कुल देश जो शामिल हैं 143 यानी 143 देश हैं, ये भी ध्यान देना। इसमें 6 कारकों पर इसको जो है बनाया जाता है। इसमें 6 कारक कौन कौन से, पहला कारक देखें तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, दूसरा सामाजिक अवलंबन है, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, चौथा जीवन में विकल्प लेने की स्वतंत्रता है, 5वां भ्रष्टाचार बोध है और छठा जो उदारता है। यानी इन कारकों पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक बनाया जाता है। अब इसके आधार पर देखें टॉप 5 देश, यानी
विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में जो शीर्ष 5 प्रसन्न देश हैं, यानी सबसे खुशहाल देश हैं, टॉप 5 खुशहाल देश देखें तो उसमें पहले स्थान फिनलैंड है। फिनलैंड के बारे में हम जानते हैं, ये जो लगातार 7 साल से जो विश्व का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। साथ ही इसके बारे में कुछ और जानकारी जान लें तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। साथ ही फिनलैंड जो है यह 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना था। हालांकि नाटो में 32 सदस्य हो चुके हैं, स्वीडन को लेते हुए 2024 में वो शामिल हुआ। तो फिनलैंड 2023 में जो है नाटो का 31वां सदस्य बना था। तो यह सबसे खुशहाल देश है पिछले 7 सालों से। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, चौथे स्थान पर स्वीडन, पांचवें स्थान पर इसराइल एक देखें तो मात्र एशियाई देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। अन्यथा देखें तो टॉप 4 जो है ये यूरोपीय देश हैं। सबसे यानी दुखी देश यानी निम्नतम 5 देशों को देखें, यानी जो निम्नतम 5 देश हैं, यानी 143 कंट्री में जो सबसे निम्नतम अखुशहाल देश यानी जहाँ खुशी इन मानकों पर सबसे कम देखी गई है, उसमें सबसे नीचे जो है 143वें स्थान पर अफगानिस्तान है, 142वें स्थान पर लेबनान है, 141वें स्थान पर लेसोथो है, 140वें स्थान पर सीरा लियोन है और 139वें स्थान पर कांगो किशांशा है। यानी सबसे खराब स्थिति देखें तो अफगानिस्तान की है जो कि एशियन कंट्री है, और इसके बाद देखें तो नीचे स्थान में ज़्यादातर अफ्रीकी देश हैं। अब इसमें भारत की स्थिति को देख लेते हैं। भारत की स्थिति 2024 में क्या है, यानी अपने देश भारत की स्थिति 2024 में इन मानकों के आधार पर जो मानक बनाया गया है। भारत 2024 में जो है 126वें स्थान पर है आउट ऑफ 143 कंट्री, यानी 143 देशों में जो 126वें स्थान पर है। 2023 में भी 126वें स्थान पर था, लेकिन 137 देशों में लिया गया था। यानी पिछले साल की अपेक्षा देखें तो 6 देश कम लिए गए हैं, लेकिन पोजीशन जो है भारत का वही है। यानी इस बार जो है 6 देश 2024 में जो भारत की पोजीशन 126वीं बनी हुई है। 2023 में भी 126 में थी, लेकिन 2024 में जो है 2023 की अपेक्षा 6 देश ज़्यादा लिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति और ब्रिक्स की स्थिति को देख लेते हैं। तो पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो जो भारत के पड़ोसी देशों में जो सबसे अच्छी रैंक है वो चाइना की है 60वें। इसके बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है नेपाल की 93वें। इसके बाद पाकिस्तान की 108वें, ये भी भारत से अच्छी स्थिति में है। इसके बाद श्रीलंका की 128वें और बांग्लादेश की 129वीं, यानी श्रीलंका और जो बांग्लादेश में भारत से नीचे हैं खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार। ब्रिक्स देशों में देखें तो ब्राज़ील जो है 44वें स्थान पर है, रसिया 72वें स्थान पर है, इंडिया को देखा 126वें स्थान पर है, चाइना को भी देखा 60वें स्थान पर है और श्रीलंका जो है 83वें स्थान पर है। तो इसमें देखें ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छी स्थिति जो है ब्राज़ील की है और सबसे खराब स्थिति देखें तो अपने देश भारत की, यानी 126वें स्थान पर है। दूसरा खराब देखें ब्रिक्स देशों में तो दूसरा खराब जो दिखाया गया है वो साउथ अफ्रीका की है। ये ब्रिक्स देश की स्थिति में ब्रिक्स के बारे में डिटेल जानकारी जो है इसी रिपोर्ट को वीडियो के एक अंग में डिटेल से कवर किया गया है, वहाँ आप देख सकते हैं। आगे देखें तो अन्य प्रमुख देश को भी इसमें कवर कर लेते हैं। तो अन्य प्रमुख देशों की स्थिति में देखें तो कनाडा 15वें स्थान पर, यूके यूनाइटेड किंगडम 20वें स्थान पर, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 23वें स्थान पर, जर्मनी 24वें स्थान पर, फ्रांस 27वें स्थान पर, सिंगापुर एशियाई देश है 30वें स्थान पर और जापान भी एशियाई देश है 91वें स्थान पर है, यानी 51th पोजीशन पर 51 स्थान पर जो है जापान है। अब अगले जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हैं तो 71वां मिस वर्ल्ड 2023 के बारे में देखते हैं। यानी 71वां मिस वर्ल्ड 2023 इसके बारे में डिटेल से जानकारी कवर करते हैं। तो यह कब आयोजित किया गया इसको देख लेते हैं। यानी इसमें हम विस्तृत जानकारी भारत और भारत के संदर्भ में देखेंगे कि 31वां मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को भी इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो 71वां मिस वर्ल्ड 2023 कब आयोजन किया गया? 9 मार्च 2024 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? मुंबई में, यानी भारत में आयोजित किया गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। भारत में दूसरी बार आयोजित किया गया है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। इससे पूर्व भारत में वर्ष 1996 में बेंगलुरु में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। ध्यान देना है कि दूसरी बार आयोजित किया गया, इससे पूर्व बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और 2024 में जो लेटेस्ट है ये मुंबई में आयोजित किया गया जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। कुल देश इस बार कितने थे? 112 थे। खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक गणराज्य की हैं, सेकेंड फीमेल हैं, यानी जो चेक गणराज्य की इस पुरस्कार को जीतने वाली दूसरी महिला हैं, यानी सेकेंड फीमेल अब चेक गणराज्य इस खिताब को जीतने वाली, यानी मिस वर्ल्ड बनने वाली जो है क्रिस्टीना पिस्कोवा दूसरी महिला हैं। पूर्व विजेता 2022 के विजेता को देखें तो कैरोलिना बिलास्कावा हैं, पोलैंड की हैं। इसके बाद देखें फर्स्ट रनर अप 2023 में जो थी, यानी इस वर्ष की यास्मीना जैतून लेबनान की। भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें मुंबई की सिनी शेट्टी, यानी मुंबई की जो सिनी शेट्टी हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो भरतनाट्यम नृत्यांगना है, यानी सिनी शेट्टी जो है भरतनाट्यम नृत्यांगना है और यह मिस इंडिया 2023 है और ये टॉप 8 में पहुंची थी। भारत तरफ से जो है टॉप 8 में पहुंची थी मिस वर्ल्ड 2023 में। इसके बाद आगे देखते हैं तो भारत के 6 मिस वर्ल्ड अब तक बनी हैं। तो भारत के 6 मिस वर्ल्ड विजेताओं की सूची को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले जो बनी है रीता फारिया, सर्वप्रथम विजेता वर्ष 1966 में,
यानी भारत तरफ से सर्वप्रथम विजेता जो बनी थी वो रीता फारिया बनी थी 1966 में। दूसरा ऐश्वर्या राय है वर्ष 1994 में। तीसरे पर डायना हेडल 1997 में। चौथे पर युक्ता मुखी 1999 में। पांचवें प्रियंका चोपड़ा 2000 में। और छठवें पर मानुषी छिल्लर हैं 2017 में बनी थी। इसके बाद 72वें मिस यूनिवर्स 2023 को देख लेते हैं। 71वां था, ध्यान देना 71वां मिस वर्ल्ड था, और ये जो है 72वां मिस यूनिवर्स 2023 था। ये नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। नवंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया। 18 नवंबर को फाइनल इसका किया गया था एल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में। इंपॉर्टेंट चीज था, ये भी पूछा सकता है एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, तो केवल एल की जगह सैन लगा देना है तो उसकी राजधानी हो जाएगी। कहाँ पर किया गया? सल्वाडोर में। विजेता जो सेनिस पलासियोस निराका गोवा की हैं, 23 वर्ष की उम्र है, और ये निकोरा गोवा की पहली महिला हैं जो मिस यूनिवर्स बनी हैं। कुल देश इसमें कितने हैं पार्टिसिपेट किए थे? 83। अभी हमने देखा कि 71वें जो मिस वर्ल्ड था उसमें 112 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट रनर अप 2023 थे एंटोनियो ओसिल थाईलैंड के। सेकंड रनर अप जो थे डी मोराया विल्सन ऑस्ट्रेलिया के थे। पूर्व वर्ष 2022 के विजेता बोने गैब्रियल थी। भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था 72वें मिस यूनिवर्स 2023 में वो श्वेता शारदा चंडीगढ़ की हैं, और यह मिस दिवा 2023 थी। यानी मिस दिवा दिवस 2023 श्वेता शारदा जो है 72वें मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और ये टॉप 20 में जगह बनाने में सफल रही थी। टॉप 20 में जगह बनाने में सफल रही थी। और अभी हमने देखना कि जो ये सिटी थी जो मिस वर्ल्ड 71वें मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया था मिस इंडिया, ये टॉप 8 में पहुंची थी। यानी टॉप 8 में जगह बनाने में सफल हुई थी। भारत के 3 मिस यूनिवर्स अब तक हुए हैं, तो उसमें देख लेते हैं इसकी सूची क्या है। 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, 2000 में लारा दत्ता बनी थी, और 2021 में जो बनी थी हरनाज कौर संधू। ये 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो है भारत की 2021 में हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज बना था। यानी 3 जो है मिस यूनिवर्स बनी है और 6 जो है मिस वर्ल्ड बनी है भारत की तरफ से। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी रही, यानी करेंट अफेयर्स रहा जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।